गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर. सर. मॉर्निंग सर. स्क्रीन दिसत आहे. हो सर. चला. Yes, sir. तर आज का जो हमारा किसी का बाकी भी माइक. बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट किसी करिए. का अशोक शेंडे सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ. गुड मॉर्निंग सर. यस सर प्लीज स्टार्ट. अब ठीक है, 1 मिनट रुको थोड़ा सा. चलो, आज जो हमारा सेशन है वह सेशन है लेसन प्लान के ऊपर. तो कल जो हमने माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान प्रिपेयर किए थे और उसका ऑब्जर्वेशन चार्ट था, तो जितने भी स्किल हमारे पास कल थे या उससे भी ज्यादा स्किल्स है हमारे पास. मैंने कल कहा था कि 32-33 स्किल्स है. उनमें से 9 स्किल हमने कल देखे थे. तो इन पूरे स्किल्स का कॉम्बिनेशन करके हमें 45 या 1 आवर का लेसन प्लान तैयार करना होता है बड़े बच्चों के लिए. यानी सीनियर कॉलेज के या जूनियर कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 35 मिनट्स का नहीं होता, 1 आवर या 45 मिनट्स का होता है. कल जो हमने लेसन प्लान तैयार किया था वो 5 मिनट का था, एक ही स्किल पे था. लेसन प्लान तैयार कर रहे हो वो 1 आवर का या 45 मिनट्स का है हमारे स्टूडेंट के लिए. तो हमें क्या करना है, कल जितने भी स्किल्स हमने देखे हैं उनको पूरा कंबाइन करके एक ही क्लास में एक ही लेसन प्लान में कैसे इसको यूज कर सकते हैं वो हमें देखना होता है. और जितने ज्यादा स्किल हम यूज कर पाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव हमारा क्लास होगा, हमारा आउटपुट उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, हमारा लेसन प्लान उतना ही इफेक्टिव होगा. और बच्चे भी आपके सेटिस्फाइड होंगे कि सर ने या मैडम ने जो क्लास लिया है, जो हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो हमें स्ट्रेटेजीज बताई है, जिस मेथड से हमें टीचिंग किया है, बच्चे भी सेटिस्फाई होंगे. तो लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये हम आज के सेशन में देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेसन प्लान किसको बोलते हैं. तो देखो, लेसन प्लान का मतलब तो आप सब जानते होंगे. लेसन का मतलब एक कंटेंट, एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो हम क्लास में पढ़ाना होता है. तो लेसन प्लान इसको बोलेंगे कि एक क्लास में हमें क्या पढ़ाना है उसका पूरा प्लानिंग तैयार करना होता है. अभी हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हर एक काम का हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी रहे. हमारा अगर आज सेशन है तो कल ही हम लोग प्लान करते हैं. आज हम हमारे अगर पिकनिक है तो 8 दिन से हमारा प्लानिंग होता है कि हमें पिकनिक में क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, टिकट कहाँ पे बुक करें, पूरा प्लान करते हैं. तो अगर साल भर हम पढ़ाते हैं तो बिना प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के अगर क्लास में जाएंगे तो वो हमारा इफेक्टिव क्लास नहीं होता. इसलिए हर क्लास के पहले आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको लेसन प्लान तैयार करना है, उसके ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, आपको कौन से एग्जाम्पल्स बच्चों को बताना है वो भी तैयार करना है. ऑब्जेक्टिव के साथ उसके स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे, उसका आउटपुट क्या क्या रहेगा, इवन आपको ब्लैक बोर्ड पे कौन सी डायग्राम निकालना है इसका भी पूरा पूरा प्लानिंग करना पड़ता है. तो ये जो सारा प्लानिंग होता है वो लेसन प्लान के अंतर्गत होता है. तो व्हाट इज लेसन प्लान? लेसन प्लान क्या होता है? एक आउटलाइन है या एक गाइड है दैट प्रोवाइड द टीचर्स विद अ स्ट्रक्चर फॉर अ सिंगल इंस्ट्रक्शनल सेशन. एक ही सेशन के लिए जो प्लान तैयार करते हैं उसको हम लेसन प्लान बोल सकते हैं. तो ये क्या करता है लेसन प्लान? एक प्रकार का आउटलाइन होता है. जैसे हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बांधते हैं या मकान भी बांधते हैं, तो मकान या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर करने के पहले उसका मैप तैयार करते हैं. और मैप तैयार करने के बाद उसी के जैसा एज इट इज बिल्डिंग बनाने की हम कोशिश करते हैं. अगर हमने मैप तैयार नहीं किया या पहले अगर प्लानिंग नहीं किए तो जब हम एक्चुअल में बिल्डिंग बांधेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं. इसलिए ये एक आउटलाइन होता है, गाइड होता है दैट प्रोवाइड द टीचर. टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है लेसन प्लान. इट इंक्लूड्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू टीचिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक और कंसेप्ट इंक्लूडिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इनमें क्या क्या होता है? सबसे मेन पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव और कंटेंट भी होता है. इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, हमें कौन सी मेथड से बच्चों को पढ़ाना है ये भी हमें लेसन प्लान में लिखना होता है. और जब हम लिखते हैं इसका मतलब पूरी तैयारी करते हैं
कल के लिए कि कल हमें क्या क्या पढ़ाना है। मेथड, मटेरियल नीडेड, अभी जब हम एक्चुअल क्लास लेंगे तो हमें कौन कौन सी मटेरियल की आवश्यकता होती है, कौन से ड्यूटे है, लैपटॉप चाहिए, स्क्रीन चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, या फिर मॉडल चाहिए, लैब चाहिए, क्या चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए उसका अगर हमने आज ही प्लानिंग किए तो कल क्लास में हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। एंड असेसमेंट, असेसमेंट का भी प्लानिंग करना होता है कि पूरा क्लास होने के बाद बच्चों को हमें कौन सा होमवर्क देना है, उनके कौन से असाइनमेंट हमें सबमिशन करवाना है, क्या क्या करना है इवेल्युएशन के लिए, असेसमेंट की, उसका भी पूरा प्लानिंग तैयार करना होता है। ये सारी चीजें लेसन प्लान में आती है, इसको लेसन प्लान बोलते हैं। लेसन प्लान आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, जो मैंने बताया अभी, एज दे हेल्प टू इंश्योर दैट द टीचर कवर्स ऑल द नेसेसरी कंटेंट। ये एक पॉइंट है, ऑल द नेसेसरी कंटेंट। अगर हमें पता है कि हमें 45 मिनट्स में कितना कंटेंट कवर कर सकते हैं, उतना ही कंटेंट हमें लेसन प्लान में लिखना है। लेसन प्लान जब तैयार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि 45 मिनट्स में कितना हो सकता है, कितने की तैयारी करना है, एग्जाम्पल्स कितने हैं। अगर ये प्लानिंग पहले ही होता है तो हमारा कंटेंट बराबर विद इन टाइम वी हैव टू कंप्लीट, ठीक है। एंड द कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन अ क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड एंगेजिंग वे दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन। अगर इस तरीके से हम पूरा अगर प्लानिंग करते हैं तो एक प्रकार का क्लियर, ऑर्गेनाइज मैनर पूरा लेसन प्लान कर सकते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी क्लास में कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, अभी इधर थोड़ा ध्यान से देखिए, लेसन प्लान की स्टेप्स क्या क्या होती है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि आप में से कौन कौन लोग बीएड किए हुए, तो जो जो बीएड किए हुए उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने बीएड नहीं किया है तो वो लोग प्लीज थोड़ा बता सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान क्या क्या हो सकता है, यानी लेसन प्लान में कौन कौन सी स्टेप से हम जा सकते हैं। एनीबडी? टॉपिक क्या पढ़ना सर हम पूर्व ज्ञान और फिर पाठ का विकास और और बीच बीच में हम प्रश्नोत्तर या वाक्य प्रयोग इस प्रकार के भी पूछ सकते हैं। और सर इंट्रोड्यूसिंग द क्या क्या अंत में सारांश कथन भी होता है। body and then concluding by recapitulation or revision. करेक्ट। और कोई है? Questions after the topic और related to that. अच्छा जी, जिन लोगों का बीएड हुआ है वो भी बता दो कि स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान क्या क्या हो सकती है। Sir, I think it should start with the title and then objectives. Sir, first is the identification of the data. So then is the general objectives, then about the teaching aids, and then introduction, presentation, and closure. ओके ओके, चलो लेट्स गो। देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ एम, थर्ड इज एक्सप्लेनेशन, एंड फोर्थ इज रिकैपिटुलेशन, एंड फिफ्थ इज होमवर्क। अभी ये जो 5 स्टेप्स है, ये 5 स्टेप में पहली जो स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन। कल हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन किस टाइप का कर सकते हैं, किस किस मेथड से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना है कि 5 स्टेप को टाइम में डिवाइड करना है। मान लो आपका क्लास अगर 45 मिनट्स का है तो 45 मिनट्स के क्लास में 5 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, 5 मिनट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम जो होता है वो 1 मिनट भी नहीं लगता, उसको सिर्फ एक सेंटेंस बोलना होता है। तो आज हम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह कंटेंट, यह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये 1 मिनट का या 30 सेकंड का एक स्टेटमेंट होता है। तो 45 मिनट में से 5 मिनट इंट्रोडक्शन को गए, 2 मिनट स्टेटमेंट ऑफ एक होंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ये जो होता है कोर पार्ट होता है। एक कोर पार्ट मीन्स एक्सप्लेनेशन या उसको प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो इस स्टेप में
आपको पूरा कंटेंट आपको एक्सप्लेन करना है, जो भी हमने टीचिंग पॉइंट्स में लिखा होता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, विथ एग्जांपल्स, विथ डायग्राम, विथ पीपीटी, जो भी आपका मटेरियल है, ऑडियो विजुअल एड्स है, जो भी है, तो सभी का यूज करते हुए एक्सप्लेनेशन स्किल में आपको उसको यूज करना है। उसके बाद 5 मिनट का रिकैपिचुलेशन रहेगा। रिकैपिचुलेशन का मीनिंग होता है पुनरावलोकन या रिवीजन, यानी एक्सप्लेनेशन स्टेप में जो भी हमने 20 मिनट्स या 25 मिनट्स बच्चों को पढ़ा है उसको फिर से रिकॉल करना है। और पांचवी जो स्टेप है वो होमवर्क है। होमवर्क भी स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख कर ही देना है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो सके। ये पूरी 5 स्टेप्स है। लास्ट सेशन में एक कोई तो भी पार्टिसिपेंट थे, फिजिकल एजुकेशन के थे वो, यानी उन्होंने कहा था कि सर हमारे इधर 6-7 स्टेप है। हो सकते हैं 6-7 भी स्टेप हो सकते हैं, इनको जितने भी स्टेप्स हैं इनको और ये करते हैं डिवाइड, उनको तो 6-7 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 ये मुख्य स्टेप्स है जिनको यानी इंक्लूड करके हम पूरा लेसन प्लान तैयार करते हैं। अब पहली स्टेप देखेंगे, इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है। जो कल हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन आप कोई भी पद्धति से कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग से कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर से कर सकते हो, उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम निकाल के भी कर सकते हो, उसके बाद एक आधा डिवाइस दिखा के भी कर सकते हो, मैप दिखा के भी कर सकते हो, ग्लोब है आपको तो ग्लोब दिखा के, यानी कोई भी, उसके लिए कोई भी बाइंडिंग नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन आपको 5 मिनट में खत्म करना है। इंट्रोडक्शन का एक ही क्राइटेरिया रहेगा कि इंट्रोडक्शन का लास्ट वाला सेंटेंस या लास्ट वाला जो भी आपका समअप रहेगा वो आपके कंटेंट का टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक का नाम होना चाहिए। और जैसे लास्ट में अगर आता है तो वो लास्ट वाला फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ एम रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको यही बोलना है, सर आज आपण अमुक अमुक पाठ अभ्यासणार आहोत। ये होगी पहली स्टेप और स्टेटमेंट ऑफ एम दूसरी स्टेप। अभी एक्सप्लेनेशन तीसरी स्टेप। एक्सप्लेनेशन स्टेप में आपने जितना भी कंटेंट बच्चों को दिया है, बच्चों को सर्व किया है या बच्चों को अवेलेबल है, उसका पूरा आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, विद ब्लैक बोर्ड, जितना भी आपके पास मटेरियल है और जितना हो सके उतना। 5 मिनट अगर टाइम का देखते हैं, 5 मिनट अगर इंट्रोडक्शन में गए, 5 मिनट रिकैपिचुलेशन में गए, 5 मिनट होमवर्क में गए, तो 45 मिनट्स में 15 गए तो कितने रहेंगे? 45 मिनट्स में से 15 मिनट गए तो कितने रहेंगे? 30 मिनट। 30 मिनट्स में आपको एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट करना है। आपका क्लास अगर 1 आवर का है तो उस टाइम से आपको 5-5 मिनट 15 मिनट से लेके 45 मिनट्स में आप पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका टाइम कितना है, आपको कैसे प्लानिंग करना है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करते करते बच्चों को क्वेश्चन आंसर भी करना है, उनको पूरा एक्टिवेट भी करना है। जितने भी स्किल हमने कल देखे हैं उनको पूरे स्किल को आप लेसन में यूज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में, स्टेटमेंट ऑफ एम में, एक्सप्लेनेशन में, रिकैपिचुलेशन में, होमवर्क में, पूरे के पूरे स्किल आपको पूरे लेसन प्लान में यूज करना है। मैक्सिमम अगर आप यूज करते हो तो आपका लेसन प्लान एकदम परफेक्ट रहेगा। रिकैपिचुलेशन स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी पहले हमने 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट जो भी पढ़ाया है उसको फिर से एक बार रिकॉल करना है। इस स्टेप में जो भी हमने एक्सप्लेनेशन स्टेप में क्वेश्चन पूछे थे वो पूरे के पूरे रिपीट भी हो सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना ध्यान में आया, कितना वो समझ सके, उसके लिए। उसके बाद है होमवर्क। तो होमवर्क में भी आपको जो भी आपका मटेरियल है, असाइनमेंट है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखकर देना है। ये होगी 5 स्टेप। इसके बाद है कंटेंट्स ऑफ लेसन प्लान। ये तो स्टेप हो गई, लेकिन स्टेप के साथ साथ में और क्या क्या इंक्लूड करना है उसके साथ यह है। पहला कंटेंट रहेगा, कॉलम रहेंगे। पहले कॉलम में रहेगा स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, ठीक है। सेकंड कॉलम में रहेगा टीचिंग पॉइंट्स। तीसरे में रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन। चौथे में रहेंगे टीचर्स एक्टिविटी और 5वें में रहेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी।
अभी कॉलम आपको तैयार करना है और रोज जो स्टेप्स है वो रोज में लिखना है आपको, और कॉलम में स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान पहले कॉलम में, टीचिंग पॉइंट सेकंड कॉलम में, और ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन थर्ड कॉलम में आएंगे, और टीचर एक्टिविटी फोर्थ में, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी फिफ्थ में। अभी लेफ्ट साइड में जो रोज में हमें स्टेप दिखेंगी, उसके स्टेप के सामने ही उसका डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान में क्या आएगा, टीचिंग पॉइंट्स में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। अभी आप में से कोई बताओ, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान में रोज जो है तो उसमें क्या क्या आएगा, कॉलम में क्या क्या आएगा? सर इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन लिखना होता है। नहीं, स्टेप्स कौन कौन से आएंगे फिर? इंट्रोडक्शन आएंगी पहले, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट कॉलम में विशिष्ट उद्देश्य, बराबर। उसके बाद में उद्देश्य आएंगे जो हम लेसन के बारे में बताए वो आएंगे। फिर अच्छा, फिर टीचर की एक्टिविटी आएंगे, टीचर क्या सवाल पूछेंगे, फिर उसके बाद में स्टूडेंट का कौशल्य, ये देखा जाए। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है, इसके पहले थोड़ा फिर बाद में आएंगे अपन, पहले तो कहा जाएगा एक स्लाइड। हाँ, पहले इस पर आते हैं। देखो, हाउ टू राइट लेसन प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक के बाद स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, एंड स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों को जो जो भी ज्ञात है वो पहले लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टीचिंग मटेरियल, ठीक है। तो टीचिंग मटेरियल जो भी हमें क्लास में लगता है वो पूरा वहां पर लिखना है, यहाँ पर। उसके बाद इधर डेट लिखना है, यहाँ डेट के बाद क्लास कौन सा है वो लिखना है, और टाइम 45 मिनट्स का है या 1 आवर का है वो लिखना है। अभी स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान का जो कॉलम है, इसमें देखो पहली स्टेप लिखी है इंट्रोडक्शन, दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ एम, तीसरी एक्सप्लेनेशन, चौथी रिकैपिचुलेशन, और पांचवी होमवर्क। ये स्टेप्स है पूरे। अभी टीचिंग पॉइंट्स, ये जो सेकंड कॉलम है इसमें टीचिंग पॉइंट्स में लिखना है। अभी टीचिंग पॉइंट्स में क्या क्या आएगा वो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा वो भी देखेंगे, और टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा उसको भी देखेंगे। थोड़ा बैक जाएंगे अभी अपन। हाँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो हमने कल देखा कि इंट्रोडक्शन में जो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा प्लान लेसन, तो उसको पूरा आपको लिखना है। अगर स्टोरी से आप कर रहे हो तो स्टोरी पूरी कंप्लीट लिखना है 5 मिनट में, या फिर अगर स्टोरी बहुत ही बड़ी है और आपके पास स्पेस नहीं है तो स्टोरी का पहला लेटर लिख के डॉट 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 करके आखिरी वाला लेटर या वर्ड लिख के डॉट डॉट करके उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसका जो प्रिंट है वो स्टूडेंट के पास अवेलेबल होना आवश्यक होता है, ठीक है। ये होगी ठीक है। उसके बाद इको हो रही है आवाज? सर जी आवाज कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही थी सर। हाँ सर, आता है का क्लियर? यस सर। हाँ, तो टीचिंग पॉइंट्स में हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया, टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखना है। देखो, इन दिस कॉलम टीचर शुड राइट ऑल द टीचिंग पॉइंट्स व्हिच ही और शी वांट्स टू टीच। जो भी हमें पढ़ाना है, जो भी हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं वो पूरे पॉइंट्स टीचिंग पॉइंट्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लोकसभा अगर पढ़ाना है तो पहले आपको संसद लिखना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर लोकसभा में कितने सभासद होते हैं, राज्यसभा में कितने सभासद होते हैं, उनका कार्यकाल क्या क्या होता है। इस तरह से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको पूरा टीचिंग पॉइंट्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ, अगर आप कोई टेक्स्ट टीचिंग कर रहे हो, लेसन अगर टीच कर रहे हो तो उसका जो भी पैराग्राफ आएगा, जितना भी हमें 30 मिनट्स में या 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है उतना ही पैराग्राफ हमें लिखना है, या फिर उसको माइक्रो जेरोक्स करके उसको चिपकाना भी है, ठीक है।
उसके बाद स्टैंजा ऑफ पोएम, जो भी पोएम अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसका पोएम का स्टैंजा भी आप माइक्रो जेरोक्स करके लेसन प्लान में चिपकाना है। उसके बाद मेन पॉइंट्स है, जो जो मेन पॉइंट्स है वो भी लिख सकते हो। ग्रामर का अगर लेसन है तो ग्रामर पॉइंट्स भी लिख सकते हो। चार्ट है, जो भी चार्ट हम एक्चुअल क्लास में बच्चों को शो करने वाले होते हैं उसकी मिनिएचर इमेज तैयार करके लेसन प्लान में चिपकाना होता है, ताकि हमको समझ सके कि हमें कैसा चार्ट कल तैयार करना है। मॉडल्स है, तो कौन कौन से मॉडल्स आप यूज कर रहे हो। पीपीटी है, पीपीटी कौन सी यूज कर रहे हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, वॉट एवर टीचर नीड्स, जो भी टीचर के लिए आवश्यक होता है वो पूरे के पूरे पॉइंट्स, पूरा का पूरा मटेरियल आपको टीचिंग पॉइंट्स में लिखना है। कितना समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो यस सर। चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला कॉलम रहेगा ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा यानी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते उसको, लेकिन थोड़ा समझने लायक है। ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव किसका और कौन से कंटेंट का या किस बात का ऑब्जेक्टिव है, ये पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। पहला अगर ऑब्जेक्टिव है नॉलेज, तो नॉलेज मीन्स क्या? ज्ञान। ज्ञान मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि किसी भी कंटेंट का, कोई भी कंटेंट अगर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? यस सर। लाइक आई वांट टू कैसे? इन्फॉर्म Yes, sir. the scope Information type. ओके, यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हो तो वो हो गया हमारा नॉलेज। क्या हो गया? टीचिंग में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो एक उद्देश्य भी हो सकता है ये कि बच्चों को यह इंफॉर्मेशन देना। भारतीय बच्चों को भारत की संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे। भारत में कितने स्टेट्स है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने मुख्यमंत्री है, ये सब क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन एज इट इज अगर स्टूडेंट्स बता रहा है तो वो हो गया उसका नॉलेज। समझे इतना? जैसे कि वैसी इंफॉर्मेशन अगर स्टूडेंट्स बता रहा है, बोल रहा है, तो ये उसका नॉलेज हो गया। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं तो वो नॉलेज लेवल के होते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको अंडरस्टैंडिंग करके यानी समझ के उसकी कंसेप्ट अगर समझ में आती है तो उसको अपन रिप्लाई कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो कोई भी लेसन का मुझे ऐसा लगता है कि पहला अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो है उसका नॉलेज। उसका स्पेसिफिकेशन कैसे लिखते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। अभी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफरेंस है क्या? कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग? एनीबॉडी? जी सर। यस सर। उसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि अगर हम पूछते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये नॉलेज है। लेकिन हम पूछते हैं, कोई ऐसा पाठ पढ़ा के कि महात्मा गांधी जी के आंदोलन की चर्चा कीजिए, तो वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, एकदम करेक्ट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एज इट इज अगर स्टूडेंट्स बता रहा है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने बच्चों को दी है वो अगर बता रहा है तो वो हो गया नॉलेज। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है कि हमने एक आधा पैराग्राफ बच्चों को पढ़ाया है, एक आधे पोएम का स्टैंजा बच्चों को पढ़ाया है। अब इस स्टैंजा को पढ़ाने के बाद एक आधा फार्मूला, मैथमेटिक्स का फार्मूला बच्चों को पढ़ाया है, तो वो समझ रहा है और समझने के बाद खुद होके उसका आंसर दे रहा है, खुद अपनी मन की आइडियाज क्लियर कर रहा है, संकल्पना अवधारणा अगर क्लियर कर रहा है तो वो हो गया उसका अंडरस्टैंडिंग। समझ में आएगा? पहला ऑब्जेक्टिव है नॉलेज और सेकंड ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन या फिर पूरा का पूरा नॉलेज ही नहीं देना है। तो बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनका बुद्धिमंथन करने के लिए भी पढ़ाना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया नॉलेज, सेकंड हो गया अंडरस्टैंडिंग। अभी थर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या हो सकता है?
एप्लीकेशन जी कोई सर। बताएगा जी जी सर। क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसका नॉलेज है, उसके बाद उसको उसकी पूरी पूरी समझ है, और उस समझ के आधार पर उसके सामने अगर कोई सिचुएशन, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि उसको हमने पढ़ाया समास क्या है, तो समास क्या है वो पढ़ाया, उसकी उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद हम उसको कोई समास देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा समास है या उसका विग्रह कीजिए, तो वो हो जाएगा एप्लीकेशन। बराबर। और कोई एग्जांपल्स किसी के पास एप्लीकेशन का? बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे हम बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर बच्चे जब अगर कुछ शॉपिंग करते हैं या कोई पर्टिकुलर सामान लेने जाते हैं तो दे आर गोइंग टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर नॉलेज इन देयर रियल लाइफ। वेरी गुड। और कोई एग्जांपल एप्लीकेशन का? बच्चों को हमने सिंगिंग का क्लास लिया है और बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं, बाहर जाके भी गा रहे हैं, घर में भी जाके गा रहे हैं, तो ये भी उसका एप्लीकेशन हो सकता है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स है या कोई भी डायग्राम है, क्लास में हमने डायग्राम की या फिर ड्राइंग की क्लास ली है और घर में जाके वो अलग अलग प्रकार के डायग्राम निकल रहे हैं, बहुत सारे पिक्चर्स निकल रहे हैं, तो ये क्या हो गया उसका एप्लीकेशन। तो बच्चों का लेसन प्लान जब भी तैयार करते हैं तो इन ऑब्जेक्टिव्स को नजर में रखते हुए आपको लेसन प्लान तैयार करना है कि बच्चों को नॉलेज भी डेवलप करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, एप्लीकेशन स्किल भी डेवलप करना है, ताकि ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे स्टूडेंट का हो सके। उसके बाद है स्किल। अब ये स्किल भी कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? कैसे होगा स्किल, कौशल ऑब्जेक्टिव कैसे होगा बताओ? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। या सर। सर अगर हाँ, हम स्किल। टॉपिक पढ़ा देते हैं कि हाउस होल्ड वायरिंग कैसे है, अगर वो कर पाते हैं अपने घर में, तो फिर दैट स्किल हैज गेट डेवलप। स्किल हो गया। अगेन 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 एनीबॉडी? कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर पढ़ा देते हैं उनको हाउ टू मेक गूगल फॉर्म्स, वो बना पाते हैं, तो दैट स्किल हैज गेट डेवलप, सॉफ्ट स्किल। गुड गुड। तो अगर हम स्किल कोई भी एक है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अगर कोई हाँ, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं तो बच्चे सेम प्रैक्टिकल विदाउट एनी मिस्टेक अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं विद पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो उसको भी हम स्किल्स कह सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। अगर साइंस का क्लास है, साइंस के टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे हार्ट की डायग्राम निकाली है और वैसे ही डायग्राम अगर स्टूडेंट स्किलफुली निकाल रहा है तो ये हो गया उसका स्किल। सिंगिंग का क्लास है, सिंगिंग के क्लास में स्टूडेंट को हमने सिंगिंग कैसे करना सिखाया और बच्चा इतना स्किलफुली गा रहा है तो वो हो गया उसका स्किल। रीडिंग स्किल लैंग्वेजेस में हमने पढ़ाया है, तो पहले जो उसका परफॉर्मेंस था वो थोड़ा पुअर था, लेकिन स्किलफुली वो रीड करना है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पर पॉज है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, क्या कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कहाँ पर क्या क्या सिंबल्स है, वो अगर स्किलफुली रीड कर रहा है तो ये हो गया उसका स्किल। और लैंग्वेज के टीचर जो है वो हमेशा रीडिंग का क्लास लेते ही है ताकि बच्चों को स्किलफुली रीडिंग आना चाहिए। तो हर एक के क्लास में पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आते ही है, लेकिन हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि ये इस ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं और ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव भी करना होता है। ये हो गया स्किल। तो हमारा जो भी लेसन रहेगा उसमें से बच्चों में स्किल कैसे डेवलप कर सकेंगे इसका भी आपको पूरा प्लानिंग करना होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट भी कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? इंटरेस्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव? हाँ सर, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी को हर विषय में रुचि रहेगी सर। जैसे हम लोग कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो कोई बच्चे को कुकिंग में इंटरेस्ट रहता है, कोई बच्चे को फ्रंट ऑफिस, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है उसको उसमें इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट भी ये एक मायना रखता है सर। तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या लेसन प्लान का? इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? और हो सकता है तो कैसे? नहीं हो सकता तो क्यों नहीं?
सर हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो छात्रों का स्किल देखकर ही हम लोग उसी तरह से पढ़ाएंगे तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाएंगी ना सर। स्किल डेवलप करा रहे हैं उनका और तो हाँ। इंटरेस्ट कोई बढ़ेगा। है? और कोई है? स्किल इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हो इंटरेस्ट सकता बढ़ेगा है। स्टूडेंट का, तो हो सकता है सर। सर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया पर्टिकुलर चीज में तो दे वुड बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स द टॉपिक एंड द टॉपिक वुड बी मच इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। 100% राइट। और कोई इंटरेस्ट? sometimes create interest on them. सर इंटरेस्ट म्हणजेच आपण त्याला त्याची इच्छा असं म्हणू शकतो. जर त्याची इच्छा जर असेल तर त्याला समजायला आणि समजावून घ्यायला खूप चांगला वाटेल. त्यामुळे इच्छा आणि इंटरेस्ट हे दोन्ही चांगली त्याला शिकण्यामध्ये खूप चांगला आनंद निर्माण होईल असं मला वाटतं सर. त्याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आहे. इच्छा आणि आवड मध्ये थोडासा मायनर डिफरंट आहे. इंटरेस्ट म्हणजे आवड आणि इच्छा म्हणजे माझी मन आवड आवड इच्छा आवड. सर मला असं की समजा आपण मुलांच्या मला असं वाटतं की सर आपण जर मुलांच्या आवडीनुसार लेसन प्लॅन मध्ये जर काही गोष्टी टाकू शकलो जेणेकरून आपण शिकवणारा धडा त्या मुलांना अधिकाधिक इंटरेस्टिंग वाटू शकतो तर कदाचित या पॉइंट नुसार आपण ह्या इंटरेस्ट याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो. चला ठीक आहे. तर मी जे म्हणत होतो की इच्छा आणि आवड यामध्ये थोडा मायनर डिफरन्स आहे. तर इच्छा म्हणजे काय, मला एखादी गोष्ट करायची इच्छा आहे पण मला ते आवडेल असं नाही. ठीक आहे, पण आवडली तर आपण ते 100% करणार, म्हणजे हा एक माइनर डिफरेंस है. तर हम जब भी कोई लेसन लेंगे तो हमारा टीचिंग, हमारी मेथड्स, हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा स्किल ऐसा होना चाहिए कि उस लेसन में बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होना ही चाहिए. और बच्चों में अगर एक बार इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो वो खुद भी पढ़ सकेंगे. घर के बाहर, क्लास के बाहर, सोसाइटी में जहां पर भी जाएंगे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो पहला टीचर का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि बच्चों में इंटरेस्ट तैयार करूं. मैंने जब एमपीएससी प्री की एग्जाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी है याद, कि टीचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है टीचर का. उसमें ऑप्शन थे सिलेबस कंप्लीट करना, रोज क्लासेस लेना, उसके बाद बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स दिखाना, उसके बाद बच्चों को प्रेरित करना. तो इनमें से एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा? पहला मैंने बताया प्रेरित करना. हाँ, बच्चों को प्रेरित करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है टीचर का. तो बच्चों को प्रेरित कब करेंगे? जब उनमें हम इंटरेस्ट तैयार करेंगे. अगर बच्चों को आज हमने एक ही लेसन पढ़ा है तो बच्चों की क्यूरियोसिटी अगर हमने जगाई, बच्चों को बोला कर इसके सामने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो खुद क्या करेंगे? घर जाके उसको पढ़ने की कोशिश करते पढ़ते हैं और नेक्स्ट डे हमें क्लास में बताते कि सर इसमें ऐसा ऐसा हुआ था. तो इंटरेस्ट ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को रिक्रिएशन के लिए या बच्चों को क्यूरियोसिटी जागृत करने के लिए. अपने सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो बहुत ही उनका डेवलपमेंट हो सकता है. और एक मैं पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा. मैं जब मैं 12th में था तो आगलावे सर थे, मराठी के प्राध्यापक थे. तो 11th-12th में मैंने मराठी सब्जेक्ट नहीं लिया था. कंपलसरी जो सब्जेक्ट होता है मराठी और हिंदी, तो मैंने हिंदी को चूज किया था. एग्जाम फॉर्म में हिंदी लिखा था, लेकिन बाय मिस्टेकली एक दिन मैं मराठी के क्लास में बैठा तो आगलावे सर ने पहले दिन क्लास लिया मराठी का. तो जिस दिन उन्होंने मराठी का क्लास लिया तो उसके नेक्स्ट डे से मैंने पूरे साल भर मराठी के क्लासेस किए और मेरा सब्जेक्ट हिंदी था. मुझे आज भी मराठी की 12th की पूरी पोयम याद है, पूरे लेसन थे वो भी है याद. और वो सर को मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता, क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनकी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव सब जितना भी था. और फिर खासियत क्या हुई, जब मेरा हिंदी का पेपर आया तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो भी हमने मराठी में पढ़ा या मराठी की क्लास की तो उधर के, तो मैंने सेल्फ स्टडी की और हिंदी का पेपर दिया. हिंदी के पेपर में भी मुझे डिस्टिंक्शन मिला, 75% मिले.
तो मैं ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि इंटरेस्ट, अगर आप बच्चों में इंटरेस्ट तैयार करते हो तो वो खुद ब खुद पढ़ेगा, खुद ब खुद आपके क्लास में आएगा, खुद ब खुद आपको पूछेगा कि सर आपका क्लास कब है। और बच्चों में इंटरेस्ट ही तैयार नहीं हुआ, आपने इंटरेस्ट तैयार नहीं किया, तो वो बच्चे आपका क्लास को इग्नोर करेंगे, क्लास बंद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों में इंटरेस्ट तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब हो सकता है? आजकल एटीट्यूड को लोगों ने अलग ही मीनिंग से बोलना शुरू किया है। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। कैसे दृष्टिकोण? बच्चों के प्रति व्यवहार, आवृत्ति, अभिवृत्ति, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, नजरिया, बराबर है। अभी यह भी एक ऑब्जेक्टिव है लेसन का। अगर हमारा क्लास अच्छा हुआ तो बच्चों का एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे मैंने 12th में मराठी का क्लास किया था सर का, तो मुझे लगा कि मराठी सब्जेक्ट कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है, मराठी के प्राध्यापक कितने अच्छे होते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते। ये क्या हुआ, मेरा एटीट्यूड हुआ, यानी उनकी तरफ देखने का मेरा जो नजरिया बना। तो उसके बाद मैंने मराठी की 2 कादंबरी पढ़ा, एक ययाति और एक मृत्युंजय। तो इतनी सुंदर सुंदर कादंबरी है वो कि पढ़ने के बाद लगा कि मराठी में कितना पावर है, यानी मराठी की लैंग्वेज। ये क्या हुआ, एटीट्यूड हुआ। अगर बच्चों को जिस तरह से हम उसका एटीट्यूड चेंज करने में अगर सफल रहे, अपने सब्जेक्ट के प्रति, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कोई भी हो, सोशल वर्क हो, कुछ भी हो, तो उनको हमारे सब्जेक्ट के प्रति उनका एटीट्यूड चेंज करने में हमारी अहम भूमिका होती है। तो इसलिए एटीट्यूड भी एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव है जो हमारे टॉपिक के कंटेंट के प्रति उनको डेवलप करना है। इसके बाद और एक है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या हो सकता है, इसमें लिखा नहीं है मैंने, लेकिन एक और ऑब्जेक्टिव है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का क्या हो सकता है मीनिंग? परफॉर्म, आवर कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, या हमारा सोच मतलब थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करना ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और समथिंग। एब्सोल्युटली राइट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभियोग्यता, यानी कोई भी चीज हासिल करने में हमारे अंदर पोटेंशियल कितना है, हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। अगर हमारा इंटरेस्ट भी तैयार हुआ, हमारे स्किल में भी है, एटीट्यूड भी है हमारा, हम पूरा नॉलेज अप्लाई भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में है, नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी हमें हमारी प्रोफेसर बनने की योग्यता है क्या, हमें वो पोटेंशियल है क्या? तो पोटेंशियल डेवलप करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ता है, उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो बच्चे में एप्टीट्यूड तैयार करना, सिंगिंग का क्लास है तो उसकी प्रैक्टिस लो, मैथमेटिक्स का क्लास है तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस लो, जो भी क्लास है तो उसका रिविजन लो, बार बार अगर करते हो तो हमने एप्टीट्यूड तैयार होता है, हमने वो योग्यता हासिल कर सकते हैं कि जो भी हमें सामने करियर हो जाए, कुछ भी हो, तो कोई भी चीज हम हासिल कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है एक ही लेसन प्लान में। अब एक ही लेसन में पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स आना ये भी कंपलसरी नहीं होता, वो आपके ऊपर, वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कितने यूज करना है और कितने नहीं करना है। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन बाद में देखने वाले हैं। अभी ऑब्जेक्टिव्स में कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई डिफिकल्टी या कुछ समझ में नहीं आया, कोई है ऐसा? नो सर। नो सबको सर, समझ में आया? देखो, नॉलेज का मीनिंग इंफॉर्मेशन देना और बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे, नॉलेज हो गया। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग बच्चे खुद समझ रहे हैं, अपने मन से डेफिनेशन बता रहे हैं, अपने मन से कंसेप्ट बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गया। एप्लीकेशन का मीनिंग हुआ कि जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है उसको घर में जाके, सोसाइटी में जाके अप्लाई कर रहे हैं। स्किल का मतलब हुआ अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन कैसे स्किलफुली कर रहे हैं। उनको हमने डांस करना सिखाया क्लास में, तो वो बड़े डांसर बन के बड़े बड़े शोज कर रहे हैं, स्किलफुली कर रहे हैं, वो गया स्किल। इंटरेस्ट, अगर हमने क्लास में पोयम पढ़ाई है, उनको पोयम सिखाई है, तो घर में जाके पोयम पढ़ रहे हैं खुद, वो भी सुर में, तताल में, ये हो गया इंटरेस्ट। एटीट्यूड, वो पूरे पोयम ही पढ़ते जा रहा है, पोयम पढ़ते जा रहा है, पोयम लिखते जा रहा है, पोयम तैयार भी करते जा रहा है, ये हो गया एप्टीट्यूड।
और एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड क्या है कि उसको लगता है कि अभी इस फील्ड में मैं कुछ अपना करियर कर पाऊंगा, तो उसमें मुझे पोटेंशियल भी तैयार करना है, हो गया उनका एप्टीट्यूड। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिकेशन के कॉलम में आपको ये पूरे ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद का कॉलम है टीचर्स एक्टिविटी। कल हमने इस टॉपिक पे थोड़ी चर्चा की थी। टीचर्स एक्टिविटी में हाँ मला एक असं विचारायचं होतं की याच्यामध्ये मग संश्लेषण विश्लेषण वगैरे येणार नाही का? येऊ शकते यामध्ये संश्लेषण पण येऊ शकते, विश्लेषण पण। की आपण कॉग्निटिव्ह, अफेक्टिव्ह आणि सायकोमोटर डेव्हलपमेंट म्हणतो ना, तर याच्यामध्ये कॉग्निटिव्ह आले आणि सायकोमोटर आले, अफेक्टिव्ह पण एक दोन आलेत, पण कॉग्निटिव्हचे जे आपण घेतो बऱ्याच वेळेला 6 ऑब्जेक्टिव्ह, 6 ऑब्जेक्टिव्ह मधले फक्त 3च ऑब्जेक्टिव्ह आपण इथे दिसत आहेत। बरोबर येऊ शकते। कॉग्निटिव्ह इव्हॅल्युएशनचा ऑब्जेक्टिव्ह तर कंपल्सरीच पाहिजे, कारण इव्हॅल्युएशनच्या ऑब्जेक्टिव्ह शिवाय आपण ऍप्लिकेशन झाले का नाही हे कळू शकत नाही, अंडरस्टँडिंग झाले का नाही हे कळू शकत नाही। हॅलो, इव्हॅल्युएशनचा ऑब्जेक्टिव्ह आवाज नाही येत तुमचा? हॅलो, मला असं विचारायचं होतं की इव्हॅल्युएशनच्या ऑब्जेक्टिव्ह शिवाय आपण अंडरस्टँडिंग झालंय का नाही मुलांना हे कळून नाही घेऊ शकणार। बरोबर आहे तुमचं, पण इव्हॅल्युएशनचं ऑब्जेक्टिव्ह आपण इव्हॅल्युएशनचं ऑब्जेक्टिव्ह आपण शेवटच्या स्टेपमध्ये पाहणार आहोत, होमवर्कच्या। हे जे ऑब्जेक्टिव्ह असतात हे फक्त आपल्या एक्सप्लेनेशन जे स्टेप आहे, एक्सप्लेनेशनच्या स्टेप मधले हे ऑब्जेक्टिव्ह असतात, जे कंटेंट आपण एक्सप्लेन करतो त्यावरचे फक्त हे ऑब्जेक्टिव्ह आहे। कॉग्निटिव्ह डोमेन, सायकोमोटर डोमेन जे आहेत हे रिकॅपिच्युलेशन मध्ये, जेव्हा पूर्ण पाठ आपला संपलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांचं रिकॅपिच्युलेशन करतोय, पुनरावलोकन करतायत, तेव्हा ते ऑब्जेक्टिव्ह आपण तिकडे पाहणार आहोत। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन स्टेप जब स्टार्ट रहेंगी, शुरू रहेंगी, तब के ये ऑब्जेक्टिव यायला हवं ना सर? काय आपण जे म्हणतो संश्लेषण विश्लेषण, संश्लेषणाचं तुम्ही म्हणता ते करेक्ट आहे की बाबा ते समायोजनाच्या वेळेस किंवा समारोपाच्या वेळेस येऊन जाईल। विश्लेषणाचं किती घ्यायला हवं होतं, म्हणजे काय होईल की जे नॉन लोक आहेत त्यांच्या ते लक्षात येऊन जाईल की हे पण ऑब्जेक्टिव्ह आपण तिथं त्या ह्याच्यामध्ये ठेवायला हवे, टाकता येईल। यामध्ये विश्लेषण, अनालिसिस, सिंथेसिस पण यामध्ये आपल्याला टाकता येईल। हो, ते ठीक आहे, तुम्ही म्हणता तसं ते संश्लेषणात शेवटी सुद्धा आपल्याला करून घेता येईल, किंवा संश्लेषण ज्याला म्हणतो ते शेवटी आपण संकलनाच्या वेळी करून घेऊ शकतो। ते तुमचं मला पटलं की मूल्यमापन आणि संश्लेषण आपण शेवटी घेऊ शकतो, पण इथं म्हणजे जे मला अपेक्षित इथं होतं की इथं ते तुम्ही ते 3 दाखवायला पाहिजे, ते मेन, अफेक्टिव्ह, कॉग्निटिव्ह आणि सायकोमोटर, आणि त्याच्यामध्ये अचिवेबल, जसं आता आपण म्हणतो इंटरेस्ट हा लगेच प्रत्येक लेसन मधून अचीव्ह होणार नाहीये, ॲटिट्यूड प्रत्येक लेसन मधून क्रिएट होणार नाहीये। काय होईल याच्यातून मिसकन्सेप्शन होऊन जाईल की ज्या लोकांचं बीएड नाहीये त्यांचं मिसकन्सेप्शन होऊन दे की माझ्या प्रत्येक तासांमधून ॲटिट्यूड तयार झाला पाहिजे, इंटरेस्ट तयार झाला पाहिजे, ऑब्जेक्टिव्ह ठेवू शकतो। आता थोडंसं मला वाटतं आपण हे क्लिअरिफिकेशन इथं देणं अपेक्षित आहे। ठीक आहे ना, करता येईल ते आपल्याला ऍड, पण हे कसं एक आपण आउटलाईन जे मेन घटक आहे ते आपण हे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। खूप डिटेल मध्ये जाऊन आपण बनवलेलं नाहीये, आणि सिंथेसिस आणि अनालिसिस जे आहे तर ते थोडंसं याच्यापेक्षा डिफिकल्ट होतं। आपण काय करणार, फक्त इझी जे आहे किंवा जे सिंपल आहे, जे सगळ्या पार्टिसिपंट्सना पटकन समजून येईल त्या पद्धतीने आपण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। आणि हे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे हे फक्त एक्सप्लेनेशन स्टेप्सला अप्लाय होतील त्याच पद्धतीने आपण केलेलं आहे। बाकीचे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहे इव्हॅल्युएशनचे ते आपण होमवर्कच्या स्टेपमध्ये आणि रिकॅपिच्युलेशनच्या स्टेपमध्ये पाहू आपण। ठीक आहे, चला। टीचर्स ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण काल थोडंसं हे केलं होतं डिस्कस की टीचर्स ऍक्टिव्हिटी मध्ये टीचर्स की एक्टिविटी जी है वो पूरी एक्टिविटी आपको टीचर्स की कॉलम में लिखना है। जो भी टीचर कर रहा है, अगर टीचर पीपीटी दिखा रहे हैं, डायग्राम निकाल रहे हैं, बच्चों को क्वेश्चन कर रहे हैं, या जो भी एक्टिविटी है टीचर्स की, वो टीचर्स की एक्टिविटी में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में भी वही लिखना है जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में करते रहेंगे। अगर टीचर रीडिंग कर रहे हैं तो बच्चे क्या करते रहेंगे, लिसनिंग करते रहेंगे। टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ध्यान दे रहे हैं। टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे आंसर कर रहे हैं। टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तर हे सायमल्टेनियसली पूर्ण ऍक्टिव्हिटी चालायला पाहिजे।
स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आपको वही लिखना है जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में करते हैं, टीचर्स एक्टिविटी में वही लिखना है जो टीचर करते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी 5 स्टेप्स और 5 कॉलम। उसके बाद ये तो हमने देखा था स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एम, एक्सप्लेनेशन, रिकैपिटुलेशन, टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इस तरीके से पूरा आपको लिखना है। अभी एक्चुअल में लेसन प्लान कैसे करते हैं, एक 2 मॉडल लाया है मैंने, एक इंग्लिश में है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और एक सोशल वर्क का है, MSW का। तो पहले हम इंग्लिश का देख लेते हैं। दिख रहा है क्या सबको? यस यस सर। यस सर। चलो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले है स्कूल का नाम हिंदू विद्या भवन, पाठ साहित्य दिया है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, चौक ऐसा दिया है, सब्जेक्ट दिया है इसमें इकोनॉमिक्स, टॉपिक है इनका पॉवर्टी, डेट नहीं लिखी है, क्लास है 9th और टाइम है 35 मिनट्स, ठीक है। और प्रीवियस नॉलेज दिया है इनका, स्टूडेंट्स नो अबाउट द रिच एंड पुअर पीपल, ये हो गया उनका प्रीवियस नॉलेज। बच्चे जानते हैं गरीब और अमीर लोग कैसे होते, कौन होते, ये बच्चे जानते हैं, इनका पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है। और टॉपिक है इनका पॉवर्टी, ठीक है। अब ये देखो स्टेप्स ऑफ लेसन में पहली स्टेप दी है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैंने बताया था कि पहली स्टेप इंट्रोडक्शन रहेंगे यहाँ। तो इंट्रोडक्शन में टीचिंग पॉइंट्स कुछ नहीं दिए हैं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो इंट्रोडक्शन किया है वो क्वेश्चन आंसर मेथड से किया है। तो क्वेश्चन आंसर की एक्टिविटी जो है इधर टीचर्स एक्टिविटी में दिया है। देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, टीचर आस्क द स्टूडेंट फ्यू क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए, और यानी हमारे पाठ के लिए क्या बोलते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी जो इंट्रोडक्शन हमने लिखा है उसके ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, इंट्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ये सभी लेसन में सेम ही रहेगा। इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डेवलप एटमॉस्फेयर फॉर स्टडीज, यानी स्टडी के लिए एटमॉस्फेयर तैयार करना, ये भी इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है टू लिंक द प्रीवियस नॉलेज विथ न्यू नॉलेज, यानी जो बच्चों का ओल्ड नॉलेज है प्रीवियस है उसको न्यू के साथ कैसे लिंकअप करना है, उसके लिए इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज, दूसरा टू डेवलप द एटमॉस्फेयर फॉर स्टडीज, तीसरा टू लिंक द प्रीवियस नॉलेज विथ न्यू वन, यानी न्यू के साथ ये करना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन के तीनों ऑब्जेक्टिव्स हो गए पहली स्टेप के। और टीचर ने जो इंट्रोडक्शन किया है वो कैसे किया है देखो, टीचर आस्क द स्टूडेंट्स फ्यू क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज। अभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट ने ही लेसन प्लान तैयार किया था, मैंने उसको फोटो लिया है और PDF तैयार किया है। स्टूडेंट ट्राइज टू गिवन द एक्सपेक्टेड आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज, बच्चे उनकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, तो क्वेश्चन के सामने ही उसका आंसर आएगा। यहाँ पर 1 लिखा है तो आपको भी यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, 1 का आंसर 1 में होना चाहिए। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ये हो गया बच्चों का आंसर। एक्सपेक्टेड आंसर बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड, यानी हमें पहले ही एक्सपेक्ट करना होता है कि बच्चे आंसर क्या देंगे, रॉन्ग आंसर लिखना नहीं है, जो एक्सपेक्टेड चाहिए वही लिखना है अपने को। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पर आंसर दिया है कल्टिवेटेड लैंड, वाटर, सीड,
मॅन्युअर क्या लिखा है, मॅन्युअर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, यानी जो भी थिंग्स लगते हैं एग्रीकल्चर के, वो कौन कौन से लगते हैं यहाँ पर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट। वाटर इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनिंग, यानी खेती के लिए जो पानी लगता है वो कहाँ से लगता है, तो मोस्ट ऑफ जो लैंड है तो वो बारिश का जो पानी होता है उसी के ऊपर है, ऐसा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देयर इज लैक, ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें बहुत, इफ देयर इज लैक इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर व्हाट विल हैपन। अगर बारिश की कमतरता या का पानी की कमतरता है तो क्या हो सकता है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर विल इफेक्ट द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर फार्मर्स आर फेसिंग ड्यू टू पुअर प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन पुअर हुआ तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फार्मर्स को आ सकते हैं, उसका आंसर दिया है, ड्यू टू पुअर प्रोडक्शन दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब देखो पॉवर्टी के ऊपर थोड़ा फोकस करो कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो इनका टॉपिक है। टॉपिक में देखो यहाँ पे पॉवर्टी दिया गया है, तो जब तक बच्चों के थ्रू उनका आंसर नहीं आता तब तक हम समझ नहीं सकते कि आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी हुई है। तो पॉवर्टी का नाम जैसे ही बच्चे लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी, तो इधर हमारी सेकंड स्टेटमेंट ऑफ एम, सेकंड स्टेप जो है ये स्टार्ट होती है और उसके सामने हमको लिखना होता है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉवर्टी। तो इस टाइप का आपका इंट्रोडक्शन आना चाहिए, किसी भी मेथड से आप इंट्रोडक्शन करो। अगर स्टोरी बताकर भी आप इंट्रोडक्शन अगर कर रहे हो तो स्टोरी का जो मॉरल रहेगा तो वो आपका टॉपिक होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे आप डायग्राम निकाल के अगर इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो डायग्राम का भी जो भी लास्ट सेंटेंस रहेगा वो आपका टॉपिक रहेगा। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इंट्रोडक्शन चलो, ये जो इंट्रोडक्शन के तीनों ऑब्जेक्टिव रहे वो सेम रह सकते हैं सबके लिए। अभी सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पे स्टार्ट हुई प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ तो अध्यापन मुद्दे, टीचिंग पॉइंट्स में इन्होंने क्या किया है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ, ठीक है। टीचिंग पॉइंट्स में इन्होंने जो चार्ट तैयार किया था ये मिनिएचर चार्ट है, इसका बड़ा मॉडल क्लास में इन्होंने दिखाया होगा जब एक्चुअल टीचिंग की होंगी। तो ये छोटा वाला चार्ट इसलिए तैयार करना पड़ता है कि हमें एक्चुअल में क्या तैयार करना है उसका ये प्लानिंग है। तो ये चार्ट तैयार किया है, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी दिया है, पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी है, डेफिनेशन होंगी, एग्जांपल्स भी है यहाँ। और ये फोल्डिंग वाला चार्ट है, उसके पीछे में भी टीचिंग पॉइंट्स लिखे होंगे। तो इस तरह से आपको अपने एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है, पूरे के पूरे 30 मिनट्स 45 मिनट्स में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अभी ये एक्सप्लेनेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है जो मैंने अभी हमने देखे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे यहाँ। अभी देखो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है यहाँ नॉलेज। अभी नॉलेज हो गया ऑब्जेक्टिव, तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या लिखना है हमको, द स्टूडेंट टेल द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। अभी पॉवर्टी का मीनिंग पहले टीचर ने बताया होगा और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जैसे कि वैसा मीनिंग पॉवर्टी का बता रहे हैं, तो ये हो गया उनका नॉलेज। जब भी 2-4 मिनट के पहले हमने जो डिस्कशन किया था उसका आंसर ये है कि जैसे कि वैसा अगर बच्चा अगर इंफॉर्मेशन बता रहा है कोई भी चीज का तो वो हो गया नॉलेज। अभी इधर टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर यूजेस द ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी, देन शी आस्क, अभी ये लेडी होंगी कोई, शी आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग। यानी टीचर क्या कर रही है, एक्सप्लेन करने के लिए वो चार्ट भी दिखा रही है, ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर रही है और पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन भी पूछ रही है। अभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक
थ्रू ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड आंसर द क्वेश्चन। वो ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अभी यहाँ पर क्या होगा, जितने भी टीचर क्वेश्चन पूछेंगे उसके क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूरे यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने भी आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है या 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है, यू हैव टू डिसाइड इट। ओके, यहाँ पर क्या आएंगे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में, जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उनके क्वेश्चन के सामने में उसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको पूरे के पूरे लिखना है। ठीक है सर, अभी हाँ सर यहाँ पे मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या कि हम लोग 5 ही क्वेश्चन दे, 6 क्वेश्चन दे? ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मेनी क्वेश्चंस द टीचर वांट्स टू गिव। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन की? एक्सप्लेनेशन है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, एक्सप्लेनेशन में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको 5 क्वेश्चन पूछना है या 4 क्वेश्चन पूछना है या 10 क्वेश्चन पूछना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड है, आपका क्लास कौन सा है, मैथमेटिक्स का है या कौन सा है, वो आपके ऊपर है। ये सिर्फ मॉडल है, ये जो लेसन दिया है ये मॉडल है आप लोगों को समझने के लिए कि ऐसा होता है, ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन आपके टॉपिक के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार पूरे लेसन प्लान में वेरियस चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है तो इसमें 5 क्वेश्चन के लिए है कि इंट्रोडक्शन वी हैव टू कंप्लीट इट विद इन 5 मिनट्स, 5 और 6 मिनट में। इसलिए 5 और 6 मिनट में हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना होता है, इसलिए 5 क्वेश्चन लिए है। तो आप 6 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि 4 मिनट 5 मिनट में मेरे 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन चौथा जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपका टॉपिक रहना चाहिए। ओके ओके थैंक यू। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन में ये चार्ट है, उसके क्वेश्चंस है, आंसर्स है। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव दिया है। अभी देखो, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। अभी नॉलेज क्या हुआ, वो सिर्फ बता रहा है मीनिंग, यानी पॉवर्टी का मीनिंग बता रहा है। और अंडरस्टैंडिंग में क्या किया उसने, पूरा अंडरस्टैंड किया कि पॉवर्टी कैसी होती है, क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या है, वो भी बता रहा है। उसके बाद उसने चार्ट के पीछे नॉलेज ही लिखा है, यहाँ पर भी नॉलेज लिखा है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नॉलेज बेस का है, अंडरस्टैंडिंग बेस का है, या अप्लीकेबल है, या इंटरेस्ट वाला है, या फिर स्किल वाला है। तो क्वेश्चन के बेस पे भी आपको ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो आप। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे इधर टीचर एक्टिविटी में और इधर टीचिंग पॉइंट्स है, तो दोनों को मिला के आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। ये मुद्दा समझ में आया जो मैंने अभी कहा? क्वेश्चन अगर अप्लीकेबल पूछ रहे हो यहाँ कि किसी स्टूडेंट का नाम लेके आप उसको क्लास में अगर बुला रहे हो और बता रहे जा रहे तू ब्लॅक बोर्डवर हा फॉर्म्युला आणि हे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो ये एक कैसे हुआ क्वेश्चन, अप्लीकेबल हुआ ना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखा कि बच्चे ब्लैक बोर्ड पे आके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताया है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या आएगा फिर? समझ में आया क्वेश्चन में? दो आ सकते हैं, एक तो अप्लीकेशन भी आएगा, और अगर वो स्किलफुली कर रहा है तो उसका स्किल भी आएगा, स्किल भी आ सकता है। अगर उसने प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया या कोई भी एक्टिविटी अच्छे से की तो अप्लीकेबल भी आएगा और स्किल भी आएगा। तो क्वेश्चन के बेसिस से भी आपको ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, और जो इधर हमारा पॉइंट्स रहेंगे टीचिंग पॉइंट्स, उसके भी बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद पावरटी लाइन है, उसका ही कंटिन्यू है। पावरटी लाइन किसको बोलते हैं, क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर पूरा लिखा गया है टीचिंग पॉइंट्स में, और उसके नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद टीचर्स के क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पावरटी, इसका यहाँ आंसर दिया गया है।
और ऐसे करते करते कंटिन्यू यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन जो स्टेप है वो खत्म हो गया है। उसके बाद वाली स्टेप है रिकैपिचुलेशन, पुनरावलोकन, या उसको पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। तो पुनरावृत्ति का जो ऑब्जेक्टिव दिया है, हाँ सर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें पूरा चार्ट उन्होंने ये डिस्प्ले किया था, तो वो लेसन प्लान में लिखना जरूरी है क्या, चार्ट वगैरह, या फिर हम जो भी कुछ एक्सप्लेन करते हो? हाँ आवश्यक है। जो भी आप क्लास में करने वाले हो वो क्या क्या करने वाले हो, लेसन प्लान में पूरा उसका इंक्लूजन होना आवश्यक होता है। वो इसलिए कि लेसन प्लान पहले तैयार करते हैं, उसके बाद एक्चुअल टीचिंग होता है। लेकिन मैं बहुत सारे कॉलेजेस में देखता हूँ अभी पूरा उल्टा चलता है। उल्टा पहले क्लासेस होते हैं और फिर उसके बाद लेसन प्लान करके वो डायरी बनाते हैं और प्रिंसिपल को सबमिट करते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक की प्लानिंग काय को बोलते हैं। अरे पहले बिल्डिंग बांधो, बिल्डिंग बांधने के बाद उसका मैप निकालो और फिर सबमिट करो। ये कहाँ का नियम है? पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद ही वर्कआउट होता है। तो लेसन प्लान का नाम ही वही है कि पहले प्लानिंग करो, अपने चार्ट कौन सा यूज करना है, कौन सी पीपीटी तैयार करना है, कौन सा क्या क्या करना है, उसके पहले पूरा प्लानिंग। तो प्लानिंग में सब आना चाहिए, उसके बाद एक्चुअल में। ओके और कोई है डाउट इसमें एक्सप्रेशन में? लिख सकते हैं इसको? हाँ शॉर्ट में बना सकते हैं क्या? और लिख सकते हैं, चार्ट में बना सकते हैं, कागज में भी बना सकते हो। ये जो चार्ट हम बनाया है ये तो कागज में ही लिखा है, हाँ, समझने के लिए कि हमें क्या क्या कंटेंट आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए, इसलिए। थैंक यू सर। उसके बाद वाले, हाँ ओके, उसके बाद वाली स्टेप है रिकैपिचुलेशन। ठीक है, रिकैपिचुलेशन का उद्देश्य है टू टेस्ट द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और जो भी सर ने बताया था कि इवैल्यूएशन भी वहां पे आना चाहिए था। तो इवैल्यूएशन कब होगा? जब हम उनका रिकैपिचुलेशन लेंगे, यानी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और बच्चों को कितना समझ में आया। ये इवैल्यूएशन, रिकैपिचुलेशन ये स्टेप में होगा और होमवर्क में होगा। जो होमवर्क हम बच्चों को देंगे और नेक्स्ट डे बच्चे लिख के लाएंगे, तो उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन दो स्टेप में हो सकता है। एक रिकैपिचुलेशन में इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू टेस्ट द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसको टेस्ट करने के लिए रिकैपिचुलेशन होता है। टीचर यूजेस क्वेश्चन आंसर मेथड टू टेस्ट द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। अभी टीचर ने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड से ही उनका नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हर एक टीचर ने क्वेश्चन पूछ के ही उनका नॉलेज टेस्ट करना आवश्यक है क्या? नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछना आवश्यक है क्या? नो नो नो, पूछ सकते हैं other things also. बेसिक क्वेश्चन। आवाज ही नहीं है मुझे किसी की। बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। नहीं, जो मेरा क्वेश्चन था कि नॉलेज टेस्ट करने के लिए फिर क्वेश्चन पूछना ही आवश्यक है क्या? यानी क्वेश्चन नहीं, 5 मिनट तक। नो सर, नहीं ना? Not sir. We can evaluate them by हाँ, doing some kind of assessment activity or some kind of homework. आपका अगर क्लास प्रैक्टिकल का है तो प्रैक्टिकल करके भी आप बच्चों का नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस का क्लास है तो बच्चा परफॉर्म करेगा तब भी उसका नॉलेज आप टेस्ट कर सकते हो। ये आपके कंटेंट के ऊपर, आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड होगा कि आपको किस तरह से, किस मेथड से बच्चों का नॉलेज चेक करना है। तो अभी ये इस लेसन में मैडम ने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर से बच्चों का नॉलेज टेस्ट किया है। आपका टॉपिक आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कैसे नॉलेज टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन इसलिए दिए गए होंगे क्योंकि उनको 5 मिनट में रिकैपिचुलेशन फिनिश करना होता है, इसलिए 5 क्वेश्चन वो पूछे हैं। उसके बाद वाली जो स्टेप है वो है होमवर्क वाली, लास्ट स्टेप है। अभी होमवर्क देखो क्यों देना होता है बच्चों को, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी।
तो सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करने के लिए बच्चों को होमवर्क देना आवश्यक होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू यूटिलाइज द लेजर टाइम, बच्चों को जो फुरसतीचा वेळ म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, रिकामा वेळ जो असतो। हॅलो, येत आहे आता आवाज? Yes, sir. Voice is clear. Yes. टू यूटिलाइज लेजर टाइम, बच्चों के पास जो टाइम होता है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए भी होमवर्क दिया जाता है। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो टू फिक्सेशन ऑफ द नॉलेज, यानी नॉलेज को फिक्स करना, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात ज्ञानाचं दृढीकरण करणे। म्हणजे जो भी हमने क्लास में पढ़ाया उसको अगर फिर से घर में जाके रिवाइज करते हो, फिर से लिखते हो, होमवर्क कॉपी में लिखते हो, तो वो जो नॉलेज होता है वो फिक्स होता है, कंफर्म होता है, परमानेंट होता है। इसके लिए भी होमवर्क देना बच्चों को आवश्यक होता है। अभी टीचर क्या करता है, देखो टीचर राइट द होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। मैंने पहले भी बताया था आपको कि टीचर को ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखना होता है ताकि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और बच्चे को क्लियर दिख सके। हो आहे ना वेळ, दोन वाजता आहे ना, काढतो मी, काढून देतो, 10 मिनिटं थांबा, फक्त 10 मिनिटात माझं संपत आहे। टीचर राइट द होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर क्यों लिखते हैं कि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और बच्चों को पूरा एक्यूरेट लिखना हो, इसलिए ब्लैक बोर्ड पे आपको होमवर्क लिख के देना है। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं टीचर ने, और स्टूडेंट नोट डाउन द होमवर्क इनटू देयर कॉपीज। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अभी ये 5 स्टेप हो गई। इसके बाद लेसन प्लान में आपको और एक चीज ऐड करना है, वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो ब्लैक बोर्ड में हमें क्या लिखना है, इसका भी प्लानिंग लेसन प्लान में ही करना है आपको। देखो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक चिपकाया है लेसन प्लान में, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, टॉपिक पॉवर्टी, पॉवर्टी की मीनिंग, डेफिनेशन। ये देखो दो पार्ट किए हैं यहाँ। कल जो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बोर्ड के दो पार्ट करना है। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन दी है, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी दिया है, एब्सोल्यूट, और नीचे में दिया है होमवर्क। तो जो भी हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना होता है, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है, उसका भी मिनिएचर चार्ट तैयार करके ब्लैक बोर्ड पर आपके लेसन प्लान में चिपकाना होता है। ठीक है, ये पहला हो गया आपका इंग्लिश का लेसन प्लान। अभी सेकंड एक लेसन प्लान है मराठी का है, इसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, दिसत आहे का सर? येस सर। हॅलो, हाँ सर, हाँ दिसतो सर। चला, तर हा एक मराठी भाषेमध्ये आहे। पाठटाकन, विषय भारतातील स्त्रियांची सद्यस्थिती, डेट लिहिलेली आहे, विषयांचा आहे कौटुंबिक हिंसा। टॉपिक जो आहे तो आपला कौटुंबिक हिंसा आहे, आणि क्लास आहे MSW 4th सेमिस्टर। याचं प्रिव्हियस नॉलेज जे आहे, पूर्वज्ञान, विद्यार्थ्यांना घरगुती कलहाबद्दल माहिती आहे, आणि वेळ आहे 45 मिनिट। दृक श्राव्य साधने म्हणजे टीचिंग एड्स आहे, चार्ट, PPT, पेन, डस्टर, आणि त्याच्यासोबत प्रोजेक्टर पण राहील PPT असल्यामुळे। वर्ग शिक्षकाचं नाव दिलेलं आहे। आता ह्या आपले कॉलम जे आपले बनलेले बघा, पाठाच्या पायऱ्या, प्रस्तावना, अध्यापन मुद्दे, उद्दिष्टे व स्पष्टीकरणे, शिक्षक कृती आणि विद्यार्थी कृती। आता प्रस्तावना जे आहे त्याचे 3 उद्दिष्ट आपले सेम राहील, जे आपण म्हटलं होतं, पूर्व ज्ञानाची पडताळणी करणे, दुसरं आहे जुन्या ज्ञानाची नवीन ज्ञानाशी सांगड घालणे, म्हणजे पहिले त्याला काय माहित होतं आणि आता काय आपण लिंक करत आहोत। तिसरं होतं विद्यार्थ्यांमध्ये अभिरुची निर्माण करणे, आणि चौथं होतं अभ्यासानुकूल वातावरण निर्माण करणे, म्हणजे जो आपला टॉपिक आहे त्याला अनुकूल आपण वातावरण तयार करतो प्रस्तावनेतून। शिक्षक काय करतात बघा, शिक्षक प्रश्नोत्तर पद्धतीने पाठाची प्रस्तावना करतात, प्रश्न विचारून। आता इथे विद्यार्थी काय करतात, विद्यार्थी लक्षपूर्वक ऐकतात व विचारलेल्या प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरे देतात। बघा, आता हा पहिला प्रश्न इथे विचारलेला आहे, तुमच्या कुटुंबात किती
सदस्य आहेत हे ते थोडं हा प्रश्न खाली पाहिजे होता. तुमच्या कुटुंबात किती सदस्य आहेत? इकडे 1 नंबरचा आन्सर आहे, माझ्या कुटुंबात 8 सदस्य आहेत. दुसरा प्रश्न आहे, तुमचे कुटुंब संयुक्त आहे की विभक्त आहे? त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे, माझे कुटुंब संयुक्त प्रकारचे आहे. तिसरा प्रश्न आहे, तुमच्या कुटुंबातील प्रमुख कोण आहे? इथे 3रा नंबरचा आन्सर आहे, माझ्या कुटुंबात माझे आजोबा कुटुंब प्रमुख म्हणून आहेत. चौथा प्रश्न आहे, तुमच्या कुटुंबात कोणकोणत्या मुद्द्यावरून भांडणे होतात? चौथा आन्सर आहे, पैशावरून, कामावरून, बोलण्यावरून इत्यादी मुद्द्यावरून भांडणे होतात. 5वा प्रश्न आहे, समाजामध्ये कुटुंबातील एखाद्या सदस्यावर होणाऱ्या अत्याचाराला काय म्हणतात? त्याचा आन्सर आहे, कुटुंबातील व्यक्तीकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराला कौटुंबिक हिंसा असे म्हणतात. आता हे विद्यार्थ्याचं आन्सर आहे. हा शेवटचा प्रश्न आहे. तर या शेवटच्या प्रश्नाचं आन्सर आपला टॉपिक असायला पाहिजे. बघा, व्यक्तीकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराला कौटुंबिक हिंसा असे म्हणतात. तर कौटुंबिक हिंसा आपलं टॉपिक आहे का? बघा, हे बघा, इथे विषयांचा कौटुंबिक हिंसा. तर जेव्हा विद्यार्थी असं बोलतो कौटुंबिक हिंसा, तर तेव्हा आपलं स्टेटमेंट ऑफ एम, सेकंड स्टेज जे आहे, सेकंड स्टेप, हेतू कथन म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, ते स्टार्ट होते. तर आज आपण कौटुंबिक हिंसा हा पाठ अभ्यासणार आहोत. समजलं इतकं? इंट्रोडक्शन कसं करतात ते समझ में आया? उसके बाद तीसरी जो स्टेप आहे, विषय प्रतिपादन किंवा त्याला प्रेझेंटेशन किंवा त्याला एक्सप्लेनेशन, तीनही शब्द वापरू शकता. आता बघा, इथे टीचिंग पॉइंट्स मध्ये काय लिहिलंय, घरगुती हिंसा म्हणजे काय त्याची व्याख्या लिहिलेली आहे. कौटुंबिक हिंसेचे प्रकार लिहिलेले आहे. मानसिक हिंसा, भावनिक हिंसा, शाब्दिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, हे पूर्ण इकडे लिहिले आहे. त्यानं चार्ट, पीपीटी हे सगळं लिहिलेलं आहे. आता विद्यार्थ्यांचं ज्ञान ऑब्जेक्टिव्ह लिहिलंय आपण आपल्या विषय प्रतिपादन स्टेप मधलं ज्ञान. बघा, आता इथे काय म्हणतोय, पहिले शिक्षक पाहू. शिक्षक पीपीटीचे सादरीकरण करून विषय शिकवतात व प्रश्न विचारतात. पीपीटी प्रेझेंट कर रहे हैं आणि प्रश्न पण विचारत आहे. विद्यार्थी लक्षपूर्वक निरीक्षण करून विचारलेल्या प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरे देतात. पहिला प्रश्न आहे, कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय? ठीक आहे, तर याचं उत्तर विद्यार्थ्यांनी दिलंय, कुटुंबातील व्यक्तीकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराला कौटुंबिक हिंसा असं म्हणतात. आता हे शिक्षकांनी शिकवलं, विद्यार्थ्यांनी सांगितलं, विद्यार्थ्यांनी जसंच्या तसं सांगितलं म्हणजे त्याचं ज्ञान झालं. हे विद्यार्थी कौटुंबिक हिंसेची व्याख्या सांगतो, म्हणजे जशी व्याख्या त्यांना सांगितली ती तशाची तशीच व्याख्या त्यांनी सांगितली म्हणून झालं त्याचं ज्ञान. आता आकलन म्हणजे अंडरस्टँडिंग काय आहे? विद्यार्थी कौटुंबिक हिंसेची विविध उदाहरणे देऊन आपल्या शब्दात संकल्पना स्पष्ट करतो. आपण संकल्पना केव्हा स्पष्ट करू शकतो? जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्याला समजलेली असेल, म्हणजेच त्या गोष्टीचं आकलन झालं असेल. आकलन म्हणजेच अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे, समोर जाऊ आपण. कौटुंबिक हिंसेचे प्रकार कोणते? इकडे विद्यार्थी प्रकार सांगतो, शिक्षक शिकवतात सांगतात. आणि इथे कौशल्य एक, स्किल एक ऑब्जेक्टिव्ह लिहिला आहे, कुटुंबातील सभासदांचे कौशल्यपूर्ण निरीक्षण करतो. म्हणजे जेव्हा मानसिक हिंसा किंवा शारीरिक हिंसा किंवा कौटुंबिक हिंसा त्यांना शिकवली, तर हा विद्यार्थी काय करतो, कुटुंबामध्ये सगळ्या लोकांचं बारीक ऑब्झर्वेशन करतो. हे काय झालं, त्याचं स्किल, कौशल्यपूर्ण ऑब्झर्वेशन करणे. त्यानंतर कौटुंबिक हिंसेची कारणे इथे पितृसत्ताक पद्धती, असुरक्षितता, नातेसंबंधातील दुरावा, परंपरा, धार्मिक दृष्टिकोन, लैंगिक वर्तणुकी संबंधीचे पारिवारिक संकेत, दुर्बलता, हे पूर्ण कंटेंट आहे. तर हे जे आपण ऑब्जेक्टिव्ह लिहायचे आहे, हे ऑब्जेक्टिव्ह याच्यावरून आणि या प्रश्नांवरून सुद्धा आपण लिहू शकतो. अभिरुची मध्ये बघा काय लिहिलं, इतर कुटुंबातील कलहामध्ये समुपदेशन करतो. जसं मगाशी आपण बोललो होतो की एखाद्या विद्यार्थ्यांमध्ये जर अभिरुची तयार झाली तर तो एक काम इतर पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण त्यामध्ये त्याला आवड निर्माण झालेली असते. आता ही त्याची अभिरुची आहे. इतर कुटुंबातील कलहामध्ये समुपदेशन करतो. त्याच्या अगोदर कौशल्य झालं. अभिवृत्ती बघा, अभिवृत्ती, ऍटिट्यूड काय झाला तयार, कुटुंबात होत असलेल्या अत्याचाराचा निषेध करतो. हा झाला त्याचा ऍटिट्यूड. म्हणजे त्याला हे समजलेलं आहे की कुटुंबामध्ये जर अत्याचार, हिंसाचार होत असेल तर हे चुकीचं आहे आणि त्या गोष्टीकडे पाहण्याचा त्याचा ऍटिट्यूड बनलेला आहे, त्याला म्हणतात अभिवृत्ती.
त्यानंतर पुन्हा ज्ञान आलं, ज्ञान बघितलं, आकलन बघितलं, उपयोजन म्हणजे अप्लिकेशन मध्ये बघा काय लिहिलं आहे, प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचा समाजकार्य पद्धतीचा वापर करून कौटुंबिक कलह सोडवण्यास मदत करतो, याला म्हणतात अप्लिकेशन. म्हणजे समाजकार्य पद्धती ज्या ज्या त्याला शिकवलेल्या आहेत, जेवढ्या काही पद्धती असतील त्याचं इम्प्लिमेंटेशन, त्याचं अप्लाय करून तो कुटुंबातील जे कलह असतात, जे प्रॉब्लेम्स असतात, तो सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतो. हे झालं त्याचं अप्लिकेशन. इथे स्पष्टीकरणाची स्टेप जी आहे ती संपलेली आहे. त्यानंतरची स्टेप आहे पुनरावलोकन. ठीक आहे. आता पुनरावलोकनचे जे उद्दिष्ट आहे ते बघा काय काय. प्राप्त ज्ञानाची पडताळणी करणे, म्हणजे आतापर्यंत आपण जे काही शिकवलेलं आहे ते किती त्याला ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे. सेकंड आहे प्राप्त ज्ञानाचे दृढीकरण करणे, म्हणजे जे शिकवलं त्याला पुन्हा पुन्हा रिवाइज करणे म्हणजे पक्क करणे. आणि तिसरं आहे प्राप्त ज्ञानाचे मूल्यमापन करणे, मूल्यांकन करणे, म्हणजे किती त्यांना समजलेलं आहे. आणि जर आपण एक्सप्लेनेशन करताना त्यांना जर समजलं नाही असेल तर तो पुन्हा पाठ शिकवायला काहीही हरकत नाही. जोपर्यंत आपल्याला 100% आउटपुट येत नाही तोपर्यंत आपण कंटिन्यू शिकवू शकतो. कारण महत्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह आपलं टीचिंगचं तेच असते की विद्यार्थ्याला समजलं पाहिजे. आता इथे शिक्षक काय करतात, शिक्षक शिकवलेल्या भागावर प्रश्न विचारतात आणि विद्यार्थी विचारलेल्या प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरे देतात. तर मग इथे 3, 4, 5 प्रश्न विचारलेले आहेत. 5 मिनिटांमध्ये संपावं म्हणून 5 प्रश्न विचारलेले आहेत. किंवा इथे त्याच्या संबंधित दुसरे पण प्रश्न विचारू शकतात जर कन्सेप्च्युअल जर असतील तर, म्हणजे कन्सेप्ट क्लिअर व्हायचे असतील तर त्यामध्ये विचारू शकतो. त्यानंतर गृहपाठ आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये स्वयं अध्ययनाची सवय लावणे, म्हणजे सेल्फ स्टडी करण्याची सवय लावण्यासाठी गृहपाठ होमवर्क आपण त्यांना देत असतो. इथे शिक्षक विद्यार्थ्यांना फलकावर गृहपाठ लिहून देतात आणि विद्यार्थी गृहपाठ वहीमध्ये लिहून घेतात. आता इथे कौटुंबिक हिंसेवर निबंध लिहा, हे त्यांचं होमवर्क आहे. कौटुंबिक हिंसा आपण समजलेली आहे. काल बघा आपण ब्लॅकबोर्ड रायटिंग मध्ये होमवर्क जे दिलेलं होतं, तर होमवर्क देत असताना तुमच्या टॉपिकवर असायला पाहिजे, तुमच्या वर बर्डनिंग नको व्हायला विद्यार्थ्यांना, त्यांना समजलंही पाहिजे, त्यांना लिहिता आलं पाहिजे, त्याच पद्धतीने तुम्हाला होमवर्क द्यावं लागेल. त्यानंतर फलक कार्य जे ब्लॅकबोर्ड राइटिंग है त्याच्यामध्ये विषय सर हिंदी में बताइए सर थोड़ा. हाँ ठीक है ना. ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग है. ब्लैक बोर्ड राइटिंग में आपको वही लिखना है. टॉपिक आपका सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक लिखना है कौटुंबिक हिंसा. क्लास लिखना है आपको, जो भी क्लास है, टाइम लिखना है, डेट लिखना है, कितना टाइम है वो, और जो भी हमने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा उतने सारे पॉइंट्स तो यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन मॉडल के लिए समझने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखे, उसके बाद होमवर्क का लिखा. तो इस तरह से पूरा लेसन प्लान आपको तैयार करना पड़ता है 45 या 1 आवर के लिए. अभी आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आई होगी वो आप मुझे पूछ सकते हो. जो भी कुछ कंसेप्ट होंगे जो समझ में नहीं आए होंगी पूछ सकते हो आप. किसी को कोई डिफिकल्टी है? खूप छान सांगितलं सर. आई होप सगळ्यांना समजलं असेल. पार्टिसिपेंट्स आपको कुछ क्वेरी है तो पूछिए. आपको लेसन प्लान क्रिएट करना है जो भी सर ने अभी बताया है. यस मैम, श्योर. आप परफॉर्म आप बना सकेंगे? जी मैम. सर जी मैम. ये आप ग्रुप पर भेजेंगे तो हम इसी की प्रकार से बना भी पाएंगे. यस मैम, बना सकते हैं. बट मैम इसको इंग्लिश या हिंदी में भेजने. मैम आई नीड इंग्लिश मैम. इंग्लिश और हिंदी. काय म्हटलं, मला आवाज नहीं है मुझे. क्या क्या मैडम फिर Sir, one request, sir. So either you use English or Hindi, sir. So because we are out of state, different states here, सर sir. सर ने पहले इंग्लिश में और हिंदी में समझाया था. ये मराठी के पार्टिसिपेंट Yeah, I do understand. So better, whatever the format, sir, better to send in English, ma'am. यस दोनों फॉर्मेट सर भेजेंगे. मराठी वाला भी भेजेंगे और इंग्लिश वाला भी भेजेंगे. Okay, ma'am. Thank you. मैम. ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. यस. तो कुछ डाउट है आप लोगों को, आप बना सकेंगे? सर मुझे यस मैम. यस मैडम.
देखो अभी कुछ पूछना है आपको? हम बातों का यस यस मैम, हेलो मुझे सर मैडम। से एक बात, सब दिखा रहे दिखा तुम्हारा। मैम हेलो। फॉरवर्ड कर दीजिएगा फॉर्मेट। जी जी जी। अमोद सर, एनी क्वेश्चन? हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो पीपीटी में जो फॉर्मेट दिखाया था सर ने उसी में बनाना है ना? हाँ हाँ, अभी जो सर ने बनाया है ना फॉर्मेट, उसी में बनाना है। एंड दैट विल बी ऑन वन सिंगल टॉपिक ऑफ कंप्लीट सिलेबस, राइट? तो एक ही टॉपिक लेके आपको लेसन प्लान बनाना है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हिमांशु? हाँ मैम, मैं पूछ रहा था इसके 20 मार्क्स है कि आप बता 10 रहे थे मार्क्स शायद? है, इसके ऊपर 10 मार्क्स है। और मैम ये बनाएंगे, बाकी मान लो कुछ कमी वगैरह कुछ रही तो? हाँ हाँ, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। आपको जैसे बनाना आता है, जैसे समझा है, आप उस तरीके से बनाइए। ठीक है मैम मैम। मैम ये टाइप करना है या हैंड रिटन होगा? टाइप, हैंड रिटन दोनों चलेंगे, आपको जो भी सुटेबल है वो। ओके मैम, और फॉर्मेट खुद से मतलब सर ने जैसे सर फॉर्मेट ने जैसे सिखाया है वैसे बताया ही है खुद से उसी बना के? फॉर्मेट में आपको बनाना है। सर उसकी कॉपी भेज देंगे हमारे साथ, तो मैं आप ओके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके मैम, और सर का नंबर भी भेजती हूँ, किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप सर के साथ इंटरेक्ट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, Okay, ma'am, thank you. देयर आर नो क्वेश्चन। वर्ड और पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं? हाँ हाँ, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी चलेगी, वर्ड फाइल भी चलेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैडम कब तक सबमिट करना है ये फाइनल लेसन? मैं बताती हूँ सर, वेट करिए थोड़ा। हाँ, सर से कुछ बात करनी है, सर को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम सर को पहले फ्री कर देते हैं, बिकॉज ही हैज अदर असाइनमेंट्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर एंगेजिंग बोथ द सेशंस वंडरफुली। येस सर, येस। तुम्हाला अजून दुसरीकडे मीटिंग असेल तर सर यू कॅन लीव द मीटिंग, नो इश्यूज सर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हाँ फ्रेंड्स, अभी मुझे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करने दीजिए।